आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। क्या होता है फ्रिक्शन और कैसे ये वर्क करता है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप बॉल को जमीन पर ऐसे लुढ़का के छोड़ दें तो कुछ दूर चलने के बाद वो रुक जाती है, जबकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो क्यों रुक जाती है? मतलब कोई ना कोई फोर्स उस पर एक्ट कर रही है जो उसके मोशन का अपोज कर रही है, उसको आगे नहीं जाना देना चाह रही है। तो वही फोर्स क्या है? वो फ्रिक्शन फोर्स है। ये लगता कब है या होता क्या है, आज इस पर हम बात करेंगे। द फोर्स दैट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टेक्ट सरफेस। ये एक ऐसा फोर्स होता है कि जो किसी दो कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगता है। किस पे लगता है? कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगता है और उनके रिलेटिव मोशन का विरोध करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। देखिए, ये ब्लॉक, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इसको आप आगे ले जाना चाह रहे हैं, तो ये सरफेस दूसरी वाली जिस पे ये रखा हुआ है, ये इसको जाने नहीं देना चाह रहा है, ये सोच रहा है ये आगे न जाए। इस पे क्या करेगा? एक ये फोर्स इधर की ओर लगाएगा, जिधर इसका मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स है। अब एक चीज इसमें बहुत समझने की चीज है कि देखिए, मोशन का अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता, बल्कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन मतलब कि एक रुका हो दूसरा चले, या एक धीरे चले एक तेज चले, ठीक। तो ये रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि या देखिए, मान लीजिए दो ब्लॉक हैं, इनके रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ कि या तो ये तेज चले ये धीरे चले, या एक रुक जाए दूसरा चले, तभी ना रिलेटिव मोशन होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शन कभी भी मोशन का अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अब कहाँ ये लगता है? जब दो सरफेस जब कांटेक्ट में होंगे, मतलब दो ब्लॉक या दो चीजें एक दूसरे के संपर्क में होंगे तभी ये लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मान लीजिए एक ब्लॉक ऐसा है, ये अर्थ पे रखा है, एक सरफेस ऐसा है, एक ऐसा है, ठीक है। इसको जब आप इधर खींचेंगे तो देखिए ये ऐसे रगड़ के चलेगा, तब फ्रिक्शन लगेगा। अब अगर इसको इसी ब्लॉक को हम ऊपर खींचे ऐसे, अब बताएं फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा? जैसे ही आप इसको ऊपर खींचेंगे ये कांटेक्ट छूट जाएगा, कांटेक्ट छूट जाएगा। तो इस पे फ्रिक्शन कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? कांटेक्ट जैसे ही छूटेगा, दो सरफेस के बीच का कांटेक्ट जैसे ही छूटेगा, फ्रिक्शन वैसे ही 0 हो जाएगा। तो एक चीज तो हमारी समझ में आई कि फ्रिक्शन तभी लगता है जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में हों, पहली चीज। दूसरी चीज है कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने वाला हो रहा हो या होने वाला है, तब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। दो ही कंडीशंस हैं, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने वाला हो और कांटेक्ट में हो, ठीक। अब आइए देखते हैं कि ये इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहला, डायरेक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मान लीजिए मोशन इधर हो रहा है, ये कोई एक डिब्बा है किसी सरफेस पे रखा है, तो मोशन किधर, फोर्स आप किधर लगा रहे हैं? इधर लगा रहे हैं। मोशन इधर हो रहा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा। इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन, ठीक। दूसरी क्या चीज है कि फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के टेंजेंशियल होगा। ऐसा नहीं है कि मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ऐसा नहीं। टेंजेंशियल होगा, जिस सरफेस पे रखा है उसको ऐसे टेंजेंशियल ऐसे चिपक के चलेगा। अगर इधर मोशन हो रहा है तो इधर लगेगा, ठीक है। सेकंड क्या है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। तो सरफेस के नेचर पर कैसे डिपेंड करता है कि अगर सरफेस रफ है, ऐसे है, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा।
तो फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, तो रफ सरफेस का फ्रिक्शन ज्यादा होता है और स्मूथ सरफेस का फ्रिक्शन कम होता है। दो चीजें समझ गया। डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट, फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए ये कोन है, एक कोन है, इसका भी वजन 5 किलोग्राम है, और एक ईंट है जिसका वजन 5 किलोग्राम है। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है किस पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो देखें कौन सा ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है, जबकि दोनों के मास, दोनों के द्रव्यमान समान है। इसमें क्या क्या सेम होना चाहिए, मटेरियल सेम होना चाहिए, मटेरियल सेम होना चाहिए कि दोनों एक ही पदार्थ के बने होने चाहिए। एक, दूसरा दोनों के मास समान होने चाहिए। तीसरा कि जिस सरफेस पे वो रखे हैं वो सेम सरफेस हो, सेम मटेरियल का सरफेस हो। तब क्या कहेंगे आप कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, जबकि इसका ज्यादा है और इसका कम है। एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, मतलब दोनों में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, सेम होगा। तो तीन चीजें हम जानेंगे कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। कब कब आप इसको फाइंड आउट करेंगे, कब आप बताएंगे, जब दोनों के मास सेम हो, दोनों के मटेरियल सेम हो और जिस सरफेस पे रखा है वो सरफेस भी सेम हो, तब जिसका एरिया ज्यादा या कम हो उस पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां देखिए ये ज्यादा है, ये कम है, कांटेक्ट एरिया जिसको टच कर रहा है। ठीक, अगला देखें डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, ये उस पर डिपेंड करता है कि वस्तु किस चीज की बनी हुई है। फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के, नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे आप, कोई कांस्टेंट लेके आएंगे। नॉर्मल रिएक्शन आपको निकालना आता, नॉर्मल रिएक्शन आपको निकालना आता है। तो म्यू क्या है, एक नया कांस्टेंट यहां आया म्यू, जिसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। म्यू को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1 से कम होगी, और क्या होगी, पॉजिटिव होगी। म्यू की वैल्यू 1 से कम होगी और पॉजिटिव होगी। तो हम इतनी चीज सीख गए, लेकिन ये ना कहिएगा फ्रिक्शन F बराबर होता है म्यू एम जी, ये हमेशा नहीं होता, ये हमेशा नहीं होता। अभी आगे आपको हम बताएंगे कि ऐसा नहीं है। तो फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल होती है, नॉर्मल रिएक्शन के। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू घटेगी तो फ्रिक्शन भी घटेगा। कितनी चीजें समझ में हमारे आ गई। क्या क्या समझ पाए कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज नहीं करता। ठीक, डायरेक्शन इसका क्या होगा, जिधर रिलेटिव मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और सरफेस के टैंजेंशियल होगा, सरफेस के टैंजेंशियल होगा। अगर कांटेक्ट छूट गया तो फ्रिक्शन 0 हो गया, जैसे इससे पहले आपको बताया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है, तो फ्रिक्शन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसमें हम 3 टाइप्स बना लेते हैं। मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम 3 टाइप्स बना लेते हैं। जैसे पहला, जब बॉडी किस पे हो, रेस्ट पे हो, और उसकी टेंडेंसी हो चलने की, चलने वाली हो, तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। When body is at rest and tendency to move, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है कि जब वो रेस्ट पे हो और चलने की कोशिश करे। जैसे देखें, मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है जिसका मास 10 kg, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, इट इज वेरिएबल एंड सेल्फ एडजस्टिंग,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, म्यू एस इंटू एन। इसकी रेंज क्या होगी, देखें फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग से कम होगा या इक्वल होगा और जीरो से अधिक होगा या इक्वल होगा। ठीक, देखिए ये तब तक लगेगा जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है, चल नहीं रही है। जैसे ही वो चलेगी, जैसे ही वो चलेगी वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा और दूसरी फ्रिक्शन काम करने लगेगी। वो दूसरी फ्रिक्शन क्या है, सेकंड। अब देखिए सेकंड, फर्स्ट पढ़ लिया हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, अब सेकंड हम देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक्टिंग ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मूव हो रही हो, चल रही हो, तब जो फ्रिक्शन लगता है वो क्या कहलाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, जब बॉडी रुकी हुई हो और चलने की टेंडेंसी हो उसकी, तब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब चल रही हो तब क्या कहलाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन इसमें एक चीज आप समझे रहिएगा कि चलने का मतलब यह है कि रोल करके हुए नहीं चल रहा, स्लाइड करके चल रहा। कैसे चल रहा हो, फिसल के चल रहा, तब लगेगा क्या कैसे चल रहा हो, फिसल के, स्लाइड करके चल रहा। ठीक, अब क्या, व्हेन रिलेटिव मोशन आकर्स, जब मोशन हो रहा हो, रिलेटिव मोशन, खाली मोशन नहीं, जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो तब लगेगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन। मान लीजिए दो ब्लॉक ऐसे हैं, दो ब्लॉक हैं ऐसे, ठीक है, मेज पे रखे हुए हैं, ये मेज है। अब दोनों चल रहे हैं, दोनों क्या है, साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब मान लो एक आगे जा रहा है, एक पीछे आ रहा है, एक आगे जा रहा है, एक पीछे आ रहा है। तो देखिए स्लिपिंग हो रही है ना, स्लिपिंग। तो जब स्लिपिंग होगी, फिसलन होगी, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब मान लीजिए कोई पहिया है, सुनिए कोई पहिया है, ये कितने तरह से चल सकता है। पहला तो ये कि ये स्लिप करके चले, तो जब ये स्लिप करके चलेगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और अगर ये रोल करके चल रहा है, ऐसे चल रहा है, लुढ़क के चल रहा है, तो इस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, समझ पाए अंतर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, चल नहीं रहा हो लेकिन चलने की टेंडेंसी रखे। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या, मोशन हो, रिलेटिव मोशन हो। ठीक, रिलेटिव मोशन का मतलब उन दोनों के बीच स्लाइडिंग हो, फिसलन हो, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और अगर वो लुढ़क के चल रहा है, जैसे गोल पहिया, अगर वो लुढ़क के चल रहा है ऐसे, तो रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, वहां काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक, अच्छा अगला देखें, इट इज कांस्टेंट। स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि ये वेरिएबल होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पा लेगा। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से जब आप अप्लाइड फोर्स और अधिक करेंगे तब वो चलेगा। अब जैसे ही वो उसने चलना शुरू किया या स्लाइड करना शुरू किया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। ठीक, ये सी है, डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड एंड वेलोसिटी। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, ये स्पीड पे या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, ऐसे ही हमें कि ये कोई एक ब्लॉक ईटा किसी सरफेस पे ये स्लाइड कर रहा है, कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, और इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ कैसे लिखते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन मान लीजिए 20 न्यूटन, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि यही ब्लॉक है, सेम ब्लॉक 20 मीटर पर 40 मीटर पर सेकेंड से चलने लगे। कितने मीटर पर सेकेंड से, 40 मीटर पर सेकेंड से। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन सेम होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन सेम होगा, उतना ही होगा 20 न्यूटन। क्यों, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। ठीक, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड करती तो हम गाड़ी अगर तेज चलाते तो फ्रिक्शन तेज लगता, स्लो चलाते तो फ्रिक्शन कम लगता। ठीक,
तो ये दिक्कत वाली बात थी, इसलिए ये वेलोसिटी और स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अब समझ पाए कि अगर एक बंदा है जो सड़क पे स्लाइड कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा बंदा है जो उसी सड़क पे स्लाइड कर रहा है 60 मीटर पर सेकंड से, कंडीशन क्या है कि दोनों के मास सेम हो। कंडीशन क्या है, दोनों के मास सेम हो, तो दोनों पर काइनेटिक फ्रिक्शन सेम लगेगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। फोर्थ इसका है लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, बहुत कम नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है। तो अब देखें तीसरा क्या है, थर्ड क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। हालांकि काइनेटिक फ्रिक्शन का एक हिस्सा है, चलो लिख लेते हैं क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन एक ही कंडीशन है कि जब कोई बस लुढ़के रोल करते हुए चले तब ये लगता है। इसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को लिखते हैं म्यू आर, ये सबसे कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो अगर तीनों फ्रिक्शन दिए हो, स्टैटिक हो, काइनेटिक हो और रोलिंग हो, और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें सबसे कम और सबसे ज्यादा कौन सा होगा, तो देखिए सबसे कम होगा रोलिंग, सबसे कम होगा रोलिंग, और सबसे ज्यादा होगा, सबसे अधिक म्यू एस। सबसे कम म्यू आर और सबसे ज्यादा म्यू एस। तो उम्मीद है इतनी समझ गए होंगे आप। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी रेस्ट पे हो, टेंडेंसी हो उसकी चलने की, अगर टेंडेंसी चलने की नहीं है तो उसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और जैसे ही वो चलने लगेगी काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन 0।